नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की एक बड़ी खबर के साथ। और खबर यह है कि 5 राज्यों की पुलिस को करीब 150 घंटे से ज्यादा समय तक चकमा देने के बाद कानपुर का कुख्यात अपराधी विकास दुबे पकड़ा गया है। 8 पुलिस वालों की शहादत का मुख्य आरोपी विकास दुबे की गिरफ्तारी आज सुबह मध्य प्रदेश के उज्जैन से हुई। बताया जा रहा है कि विकास दुबे आज सुबह महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुंचा था। दर्शन के दौरान मंदिर के सुरक्षा गार्ड ने विकास दुबे को पहचान कर पकड़ लिया। इस बीच उज्जैन के डीएम आशीष सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। आशीष सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के 2 वकीलों ने हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की मदद की है। जी हां, ये बड़ा खुलासा किया है उज्जैन के डीएम ने। ऐसे में विकास दुबे की गिरफ्तारी पर अब बड़े सवाल उठने लगे हैं। पहला सवाल तो ये कि कुख्यात अपराधी विकास दुबे के सरेंडर का पूरा सच आखिर है क्या। दूसरा सवाल, किसने लिखी एमपी के उज्जैन में सरेंडर की पटकथा। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सरेंडर वाले ड्रामे का डायरेक्टर कौन है। ये जो खुलासा किया गया है, अब इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और चौथा बड़ा सवाल यह है कि विकास दुबे कानपुर से उज्जैन कैसे पहुंचा। और पांचवा अहम सवाल, विकास दुबे के सरेंडर में राजनीतिक लॉबी का कितना हाथ है, कितना साथ है। और इस खबर पर डिटेल में बातचीत करने के लिए उज्जैन से हमारे संवाददाता मनोज जैन जुड़ रहे हैं और फोन लाइन पर हमारे साथ हैं पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस एल.एन. राव साहब। सबसे पहले मनोज, मैं आपके पास आना चाहता हूं। विकास दुबे की गिरफ्तारी की पूरी कहानी आज सुबह से क्या क्या है, वो जरा डिटेल में हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, विकास दुबे उत्तर प्रदेश का कुख्यात गुंडा है जो कल शाम को उज्जैन में आया था और रात भरते ही उज्जैन में ही रुका हुआ था। सुबह वह महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचता है। वहां एक सुरक्षाकर्मी उसे पहचानता है और उसके बाद उसकी पहचान होने के बाद उसे पुलिस गिरफ्तार करती है। उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही पूरा ड्रामा उज्जैन में इस समय चल रहा है। विकास दुबे, जिसे उत्तर प्रदेश की 40 टीमें तलाश कर रही थी, देश भर के कई राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी, वह इतनी आसानी से उज्जैन आकर अपने आप को सिलेंडर कर देता है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी बात यह है कि विकास दुबे कल शाम से ही उज्जैन में है और वो कोटा से नीमच और नीमच से मंदसौर, मंदसौर से उज्जैन उसने प्रवेश किया, लेकिन कहीं भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। जगह जगह उसकी तलाश में नाकेबंदी है, जगह जगह पुलिस उसे तलाश कर रही है, लेकिन इन सब के होते हुए भी वह आसानी से उज्जैन पहुंच जाता है। और आज सुबह महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए जाता है। उसने महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए भी अपनी फर्जी आईडी दूसरे नाम से लगाई और उस नाम से वो महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रवेश करना चाहता है। उसके पहले ही उसे सुरक्षाकर्मी पाए। जी, तो ये मनोज हमें बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम यहां पर हुआ है। अब हम चलते हैं एल.एन. राव साहब के साथ, डीसीपी, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं और आपका अनुभव क्या कहता है, क्योंकि अब अलग अलग बातें की जा रही हैं, सियासत भी तेज हो गई है। उज्जैन के डीएम ने बड़ा खुलासा किया है कि कुछ वकीलों ने मदद की है। आपका अपना अनुभव क्या कहता है, ये सरेंडर है या गिरफ्तारी? देखिए, पूरे प्रकरण को मैं एक बार आपको दोबारा से दोहरा देता हूँ आपके दर्शकों के लिए। विकास दुबे एक बहुत बड़ा साथी बदमाश अभी साबित हुआ है। जैसे कि अभी पिछले एक वीक से इसके बारे में, इसके पहले कोई जानता नहीं था विकास दुबे कौन है। हाँ, इतना है कि 2004 में बताते हैं कि थाने में जाके मर्डर किया था। उसके बाद करीब इस पे 150 केसेस बताए जा रहे हैं। तो 150 केसेस का अपराधी इस प्रकार से यूपी पुलिस की नजरों से बचकर वहां पे 8 आदमियों का मर्डर करने के बाद और 7 आदमियों को घायल करने के बाद आराम से यूपी पुलिस को पूरा पार करके फिर हरियाणा पार करके मध्य प्रदेश पहुंच जाता है। और जैसे यूपी पुलिस ने क्लेम किया कि कई हजारों लोगों की टीम, 100 के लगभग टीम बनाई थी, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये इतना बड़ा शातिर बदमाश कैसे 1000 लोगों के या 100 टीम के बीच से बचकर ये उज्जैन में पहुंच गया। नंबर 2,
यहाँ पर पकड़ने के टाइम पर जो इसने अपने आप को बताया कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला हूँ, ये बताने की कोशिश की है। उसने अपना पूरा रिकॉर्ड बनाया है, वहाँ पर रजिस्टर में अपना नाम एड्रेस दिया है और ये बताने की कोशिश की है कि मैं जिंदा पकड़ा गया हूँ यहाँ पर। तो ये एक प्रकार से उसने अपने आप को, ये लग रहा था उसको कि हो सकता है यूपी पुलिस इतने गुस्से में है कि उसके खिलाफ वो अनकाउंटर ना कर दे, इसलिए उसने ये अपने आप की आइडेंटिटी वहाँ पर बताई और बताने के बाद वो वहाँ पर गिरफ्तार हुआ। तो ये अभी इसी स्टेज पे मैं ये कहना कि ये स्टेज मैनेज है या इसकी अरेस्ट वैसे है, इस पे अभी इस स्टेज पे कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि यूपी पुलिस की कुछ कार्य क्षमता पर इसमें सवालिया निशान जरूर आते हैं और इसीलिए योगीनाथ जो सीएम है अपने यूपी के, वो पुलिस के ऊपर नाराज बताए जा रहे हैं। वो इसीलिए कि इतने आदमी होने के बावजूद, इतने खातिर बदमाश, जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम सिर्फ 5 दिन के अंदर हो गया, 50,000 से शुरू होने के बाद 5 लाख का इनाम, इतनी स्पीड में इनाम किसी बदमाश का आज तक की क्रिमिनल हिस्ट्री में नहीं बढ़ा है। और उसको पकड़ने में पुलिस, यूपी पुलिस नाकाम रही। और इसके साथ साथ मैं और बता दूं, पुलिस जरूर पकड़ने में नाकाम हुई, लेकिन दबाव पुलिस का जरूर था उस पे, और उस दबाव के रहते हुए वो यहाँ से यूपी से निकलकर और हरियाणा जाकर मध्य प्रदेश में गया और मध्य प्रदेश में जाके वो अरेस्ट हुआ है। अब ये कहना इस वक्त इस स्टेज पे थोड़ा मुश्किल रहेगा कि ये स्टेज मैनेज है या सरेंडर है। हाँ, इसको सवालिया निशान समझते हुए राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपने अपने हिसाब से कोई अपना बयान दे रही है, कोई कुछ कह रहे हैं, और वो डेफिनेटली उनके लिए कहने का एक साधन भी मिल गया है, एक बहाना मिल गया है कि इतना बड़ा बदमाश यूपी पुलिस से बचकर यहाँ पे कैसे पहुंच गया। कुछ और भी अधिकारियों के बारे में बात कर रहे हैं, कोई वो इस प्रकार से कर रहे हैं कि कुछ वकील भी इसके साथ शामिल है। वो सारी बातें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में पता लगेगा असलियत क्या है। तो इट इज अभी इस स्टेज पे हम बहुत जल्दबाजी होगी किसी बात को इस बार के कहने। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये 7 दिन का जो बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा था उसका एक परिपेक्ष हो गया है और यूपी पुलिस को भले ही कामयाबी मिली है एमपी के इसमें, इस केस में इसको अरेस्ट करने के बाद कामयाबी मिली है। और अब इसकी इंटरोगेशन अगर ईमानदारी से की जाएगी तो बहुत से चेहरे, बहुत से लिंक और ये बेनकाब होंगे, और इसको कौन कौन मदद कर रहा था पुलिस में और कौन कौन राजे था इसको मदद कर रहे थे, ये सारा पता लगेगा। हाँ, ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। जब तहकीकात होगी तो बहुत चेहरे बेनकाब होंगे। मनोज, मैं आपके पास एक बार आना चाहता हूं। खबर ये थी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उज्जैन में होने वाली है, उसको लेकर क्या अपडेट है और गिरफ्तारी के बाद आगे की प्रक्रिया अब क्या हो रही है? देखिए, सुबह से ही जब से विकास दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तभी से इसकी लोकेशन भी पुलिस बदलती रही है और अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रेस वार्ता भी आयोजित नहीं हुई है। पुलिस समय बार बार बदल रही है और अभी जो तैयारियां चल रही है, वो जो बात सूत्रों से जो बात पता चल रही है उसमें सामने आ रहा है कि इसे पहले न्यायालय में पेश किया जाएगा और न्यायालय में पेश करने के बाद इसे यूपी पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। यूपी पुलिस भी उज्जैन पहुंचने वाली है और इसे विकास दुबे को कोर्ट में पेश करने के बाद इसे यूपी ले जाया जाएगा। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया मनोज जैन जी आपका, और एलएन राव साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए। इसको लेकर जो भी आगे अपडेट होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब रुख करते हैं अगली खबर का। देश में कोरोना के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 24,879 मामले सामने आए हैं, साथ ही 487 लोगों की मौत भी हो गई है। इसके साथ ही अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 7,67,296 पर पहुंच गई है, जिसमें 4,76,378 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं, जबकि 21,129 लोगों की मौत हो गई है। इस वजह से अब देश में एक्टिव केस की संख्या 2,69,789 हो गई है। तो कोरोना के जो हालात हैं वो लगातार बेकाबू ही हैं, और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 24 घंटे में करीब करीब आप कह सकते हैं कि 25,000 के मामले आ रहे हैं। इसको लेकर चिंता बनी हुई है। हालांकि जांच का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो आंकड़ों में कमी की बात हो रही थी कि कब से आंकड़े कम होने शुरू होंगे, इसको लेकर अभी तक कोई पॉजिटिव खबर नहीं मिल रही है कि आंकड़े कब से घटने शुरू होंगे, क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो नंबर बढ़ ही रहे हैं
और 24 घंटे में 24,879 नए मामले सामने आए हैं। 487 लोगों की मौत हुई है। लेकिन अब आपको सीधे ले चलते हैं आरोग्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Use of a rapid antigen point of care test, which is now validated, recommended for use, and is also being used now in the containment zones of various states as well as in the hospitals. So with this, we really hope to follow the approach of test, track and treat, because if we take this testing to the grassroots level, the number of individuals, infected individuals, mild symptomatic or even asymptomatic individuals that you'll be able to catch really increases. And this is likely to catch individuals in the early stage of infection and also lower the burden on hospitals. So this is one strategy which has taken up well. We also came up with advisories, revised advisories on testing, which was loaded up on ICMR website on 25th of June. And subsequently, we also have come up with a very explicit advisory on the use of antibody-based IgG assays, which are recommended as a surveillance tool. And also the advisory for that is there on ICMR website. It has been disseminated to the states. Multiple letters, joint letters from Secretary Health and Secretary Department of Health Research have. तो कोरोना को लेकर चौतरफा कोहराम मचा हुआ है। लगातार सरकार भी इस मुद्दे पर गंभीर है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जान का सौदा कर रहे हैं। जी हां, जान का सौदा कर रहे हैं। और अब खबर यह आ रही है कि जो कोरोना की दवाई है उसकी कालाबाजारी की खबरें भी आ रही हैं और उससे 10 गुना तक मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है। इसी पर देखिए हमारा खास शो आज शाम 6 बजे, जान पर भारी दवा की कालाबाजारी। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट से ठप पड़ी इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत दिखने शुरू हो गए हैं। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में पीएम ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी के रिवाइवल में भारत की अहम भूमिका होगी। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल कंपनियों के लिए भारत ने रेड कारपेट बिछाए हैं और देश निवेश के लिए आकर्षक केंद्र बना हुआ है। India is fighting a strong battle against the global pandemic. With an increased focus on people's health, we are equally focused on the health of the economy. We are making the economy more productive, investment friendly, and competitive. India remains one of the most open economies in the world. We are laying a red carpet for all global companies to come and establish their presence in India. आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के चलते संकट से जूझ रहे हाईवे डेवलपर्स को राहत देने के लिए सरकार नए प्लान पर काम कर रही है। डेवलपर से जुड़ी भुगतान प्रक्रिया तेज करने के साथ ही कई तरह की राहत मिल सकती है। इस बारे में और जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता चेतन भूटानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चेतन, बताइए और क्या खबर है इस पूरे मुद्दे पर। देखिए मृत्युंजय जी, पहली बात तो ये कि जो सरकार ने जून के महीने में रोड डेवलपर्स के लिए रिलीफ पैकेज निकाला था, वो सिर्फ 2 एस्पेक्ट पे फोकस करता था कि जो लॉकडाउन के टाइम पे एक्सटेंशन करना था टोलिंग पीरियड का, वो दे दिया जाएगा और जो टोलिंग का अमाउंट जो मिस हुआ था वो रिइंबर्स कर दिया जाएगा। लेकिन वो काफी नहीं था, तो सरकार, NHAI, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री, ये दोनों मिलकर अब एक दूसरा रिलीफ पैकेज तैयार करने की कोशिश कर रही है, जिसमें आउटस्टैंडिंग एन्युटी पेमेंट्स जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा दी जा सके, क्योंकि बैंकों ने अपने लेंडिंग रेट, इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए हैं, जिसके चलते रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज कंपनीज को और मुनाफा मिलने की प्रतिक्रिया चल रही है और उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा हाथों में आ सकता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी रिक्वेस्ट किया है कि जो इंश्योरेंस कवर और इंश्योरेंस रिलीफ हाईवे कंपनीज को मिलना चाहिए वो जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा और इंश्योरेंस का प्रीमियम तो हाईवेज कंपनी हमेशा देती आ रही है।
तीसरा एक होता है डिफेक्ट लायबिलिटी क्लॉज। डिफेक्ट लायबिलिटी क्लॉज होता है कि जब कोई हाईवे प्रोजेक्ट गलत पड़ जाता है, बेकार हो जाता है, बहुत सारे गड्ढे पॉट होल्स हो जाते हैं उसके अंदर, तो सरकार वो 5% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अपने पास रखती है ताकि कुछ गड़बड़ होने पर वो पैसा फोरफिट किया जाए। लेकिन अब सरकार कोविड के चलते वो पैसा भी रिलीज करने की कागाज पर है और वो भी अब बहुत जल्द से जल्द रिलीज किया जाएगा। परफॉर्मेंस गारंटी नहीं मिलेगी क्योंकि रेलवेज ने दी है, तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री फील करती है कि परफॉर्मेंस गारंटी देने की जरूरत नहीं है, रिटेंशन मनी काफी रहेगा। और पेमेंट शेड्यूल जो हाईवे कंपनीज को मिलता है वो बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है अब NHAI ने, तो इसके चलते ये 3 से 4 मेजर्स अब सरकार इस पे काम कर रही है। देखना बाकी रह गया कि कब अनाउंसमेंट होगी, लेकिन हाँ हमारे सूत्रों के मुताबिक ये 3 से 4 स्टेप बहुत जल्द ही अनाउंस किए जाएंगे, जिससे रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे कंपनीज को बहुत फायदा मिलने की उम्मीद है। लाइव है, रिकॉर्डेड है स्वाति का लिंक? ठीक है, बहुत शुक्रिया चेतन आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी खबर के लिए। आगे बढ़ते हैं। विनिवेश के टारगेट को पूरा करने के लिए सरकार गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स का OFS लाने की तैयारी कर रही है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार कंपनी में OFS के जरिए 10% हिस्सा बेचेगी। इस बारे में और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। स्वाति, बताइए क्या है पूरी खबर? जी, जहां तक ऑफर फॉर सेल की बात करें तो हमें सूत्र बता रहे हैं लगातार सरकार की प्रक्रिया जारी है, किस तरह वो बड़े कंपनीज जहां पर उनकी स्टेक बहुत ज्यादा है वो कम करते जाए। तो अगली कंपनी जो सरकार की लिस्ट में है वो है गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स। आप जानते हैं ये कंपनी डिफेंस की एक बड़ी कंपनी है और सरकार इसमें कोशिश कर रही है कि कम से कम 10% स्टेक कम किया जाए इस कंपनी में, और इसके लिए कंपनी में उन्होंने बैंकर्स भी नियुक्त करने की एक डेट जारी की है। इनफैक्ट कल 10 जुलाई को उनके लीगल एडवाइजर्स और ट्रांजैक्शन एडवाइजर अपॉइंट हो जाएंगे, बिड्स बुलाई गई हैं। तो 10% सरकार की पूरी योजना है कि इस कंपनी में OFS के थ्रू स्टेक सेल की जाए। 74% के करीब उनके यहाँ पर स्टेक है और 10% कम करने की योजना बहुत जल्द ही इस पर कार्य शुरू हो गया है। तो गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स ये कंपनी है जिसका OFS आने वाला है। एक और कंपनी जिसकी आप बात करें, आज हमने मैनेजमेंट भी बुलाया, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जी हाँ, इस कंपनी में भी सरकार 15% स्टेक कम करने जा रही है OFS के जरिए, और इसके लिए भी बैंकर्स की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। ये हमें आज कंपनी के CMD ने भी आके कंफर्म किया और उन्होंने भी ये बताया कि बहुत जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 कंपनियां फोकस में हैं और आप देखिए सरकार ने कहा है कि जो जहां उनको OFS लाना है, ये बड़ी कंपनीज जहां पर उनका स्टेक ज्यादा है वहां कम करने की प्रक्रिया पूरी तरह चालू हो गई और अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया स्वाति आपका इस पूरी खबर के लिए। अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। वीकली एक्सपायरी के दिन शेयर बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 408 अंकों की मजबूती के साथ 36,737 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 108 अंक बढ़कर 10,813 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, बताइए आज पूरे दिन मार्केट में किस तरह का एक्शन रहा है? देखिए, वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। हालांकि निफ्टी में अगर आप देखें तो आखिरी 1 घंटे में जो तेजी है वो बढ़ती हुई नजर आई और 10,800 के पार निकला, और लगभग अगर आप देखें तो 6 मार्च के बाद हाईएस्ट क्लोजिंग देखने को मिली। एक्शन पैक दिन था। क्विकली वो स्टॉक्स देख लेते हैं वायदा बाजार के, जहां पर आज के सत्र में तेजी के सौदे बनते हुए नजर आए। एस्कॉर्ट्स यहाँ पर आप देखिए ओपन इंटरेस्ट 26% बढ़ा, स्टॉक में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली। ट्रैक्टर स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि एक्शन लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। गैस स्टॉक्स में कल हमने देखा था कि पिटाई होती हुई नजर आई थी, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई थी, डाउनग्रेड्स आए थे, जिसके चलते बिकवाली देखने को मिली थी। लेकिन आज के सत्र में फ्रेश लॉन्ग क्रिएट होते हुए दिखे हैं। MGL में यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है 24% बढ़ते हुए नजर आया और NIT टेक यहाँ पर भी बढ़िया तेजी देखने को मिली और ओपन इंटरेस्ट में 15% का इजाफा देखने को मिला। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे भी थे जहां पर आज के सत्र में शॉर्ट पोजीशन बनती हुई नजर आई। टाटा केमिकल्स ओपन इंटरेस्ट 23% बढ़ा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस दूसरी NBFCs के विपरीत यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। कोल इंडिया में तेज गिरावट रही और कमेंस यहाँ पर लगातार तेजी के बाद अब कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखी जा रही है। 16% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, यानी फ्रेश मंदी के सौदे बनते हुए नजर आए। लेकिन अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो मेटल स्टॉक्स लगातार एक्शन में देखने को मिल रहे हैं और जबरदस्त तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है।
हिंडाल्को स्टार परफॉर्मर रहा आज के सत्र का। टाटा स्टील, नाल्को, वेदांता, सभी दिग्गज जो मेटल स्टॉक्स हैं यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। बैंकिंग स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक्स हो, प्राइवेट बैंक्स हो, सब में खरीदारी देखने को मिली। साउथ इंडियन बैंक नतीजों के बाद यहाँ पर तेजी देखने को मिली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आज ब्रेकआउट आते हुए देखा। एक्सिस बैंक ने भी बाजार की तेजी में पार्टिसिपेट किया और दिग्गज एचडीएफसी बैंक यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिली। एनबीएफसी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो मिड कैप स्पेस से मैग्मा फिनकॉर्प यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। बजाज फाइनेंस यहाँ पर, एमएनएम फाइनेंस और उज्जीवन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पर आज खरीदारी का रुझान देखने को मिला। ऑयल एंड गैस सेक्टर की हम बात कर ही रहे थे। गेल, ऑयल इंडिया, एमजीएल, पेट्रोनेट, एलएनजी, यहाँ पर भी बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। लेकिन आज सिर्फ एक एफएमसीजी क्षेत्र ऐसा रहा जहाँ पर ऊपरी स्तरों से हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिली। मेरिको, ज्योति लैब्स, कोलपैल और एचयूएल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिरावट के साथ बंद हुए। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो निफ्टी का जो ट्रेंड है अब स्ट्रांग है और यहाँ पर जो है खरीदारी का रुझान ज्यादातर सेक्टर में देखने को मिला। बहुत शुक्रिया आशीष, आपका बाजार का ये पूरा एक्शन बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब कोरोना काल में थोड़ी हल्की फुल्की और एक चटकारेदार खबर। इस लॉकडाउन में अगर आप गोलगप्पे, पुचका या पानीपुरी मिस कर रहे हैं तो अब सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन के चलते मार्केट में आई है एक पानीपुरी मशीन। इसे गोलगप्पे का एटीएम भी कह सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। इन दिनों सोशल मीडिया पर ये गोलगप्पों का एटीएम खूब धूम मचा रहा है। मशीन में नोट डालो और गोलगप्पे हाजिर। तीखा, मीडियम या मीठा, स्वाद अनुसार गोलगप्पे। ये मशीन कांजी, चटनी या सूखे गोलगप्पे मांगने के ऑप्शन नहीं देती। मशीन बनाई है 10वीं पास भरत भाई प्रजापति ने, जो कि एक मोबाइल की दुकान में काम करते थे। बनासकांठा गांव के भरत भाई को 6 महीने लगे इस मशीन को बनाने में और सब जुगाड़ इंटरनेट और मोबाइल की कारीगरी ने सिखा दिया। कोरोना के संकट काल में गोलगप्पों और स्वाद के दीवानों के लिए ये है एक चटकारेदार आत्मनिर्भर मेड इन इंडिया का आविष्कार। एकता सूरी, जी मीडिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।